What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अवेयरनेस की इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाती है। आज की डेट में जो जॉब है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो। जॉब के मामले में अगर बात की जाए तो हर एक इंसान को किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली को चलाने के लिए कुछ न कुछ रेवेन्यू की जरूरत है। तो उसी के चलते कई बार जो बच्चे हैं कई सारे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ एक 22 साल की लड़की के साथ में। इसको जॉब का एक तरीके से बहलावा देकर कि हाँ तुमको जॉब दिलाऊंगा, एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है अंकित सहरावत, तो ये इसको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर था, लेकर गया इसको होटल में और इसके साथ में रेप किया गया। तो ये कंडीशन आप लोगों ने कई बार नॉर्मली देखी होगी कि जॉब के नाम पर आज की डेट में कई सारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के जो धंधे में भी धकेला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था बेसिकली ये मुद्दा पूरा कि किस तरीके से आज के डेट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और इवन संविधान के अंदर भी जब आप लोग जाएंगे, मैंने बताया था आर्टिकल कौन सा है 23, ठीक है। तो आर्टिकल 23 ये यहाँ पर बेसिकली इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करता है। संविधान के अंदर जाएंगे फंडामेंटल राइट में कि इन चीजों को रोकना हम लोग को चाहिए और इसके ऊपर कई सारे प्रोविजन भी है। आप लोगों ने अगर कल वाला लेक्चर सुना होगा नैनो मैगजीन का जो मैंने डिस्कस किया था, ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताई है। तो वही मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि कई बार यहाँ पर ऐसे सिचुएशन निकल कर आती है कि जॉब का नाम देकर कई बार एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाए जाते हैं और वहां पर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल जाता है। इवन कई बार ऐसा भी होता है दूसरे देशों तक ले जाया जाता है। तो कभी भी किसी भी ऐसे पर्सन के बहकावे में नहीं आना है, वो आप लोगों को बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नॉर्मली ये चीजें आज के डेट में ऑनलाइन मीडिया में जब आप लोग बैठे हैं तो ये चीज बड़ी ही फ्रीक्वेंटली देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को जागरूक रखें इन चीजों को लेकर और किसी के भी ऐसे बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। ये लेक्चर जो हमारा रहता है काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहता है। पूरा जो डिस्कशन है ये दो पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक पार्ट में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। खासकर अगर बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो आप लोग को हर एक लेवल पर फायदा पहुंचाएगा। इंडिया के अंदर अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये डिस्कशन आप लोगों को वहां पर फायदा पहुंचाने वाला है। इवन अगर मैं बात करूं जनरल लाइफ में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिबेट डिस्कशन में अगर किसी के साथ में आप लोग प्रोडक्टिवली बात कर रहे हैं तो एक अच्छा डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। एक बच्चे के द्वारा कमेंट भी लिखा गया था कि सर रिसेंटली अभी मैंने अपने पापा को डिस्कशन सुनाना स्टार्ट किया, तो अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ में भी एक अच्छा डिस्कशन कर पाता हूं, यानी कि अपने मम्मी पापा के पास साथ में भी पढ़ाई के बारे में एक अच्छी बात कर पाता हूं अच्छे लेवल पर। तो इससे आप लोग अपने घर का माहौल भी सुधार सकते हैं इन सब चीजों से। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग किसी के साथ में अगर ग्रुप में आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ग्रुप में अगर अच्छे लेवल के मेंबर होंगे तो आप लोग एक अच्छे लेवल की पढ़ाई कर पाओगे। तो ये न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है वो आप लोगों को उस लेवल पर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगी। एंड तक लेक्चर देखेगा, पेन और कॉपी लेकर बैठेगा। कई बार ऐसे मुद्दे होंगे जो आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, आप लोगों को लगेगा उनको नोट डाउन करना है तो उनको जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी यहां पर एक आर्टिकल, मैं वैसे आप लोगों से कई सारे आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल यहां पर निकल कर आया जिसमें कोविड-19 के केसेस के बारे में बताया गया है। तो फिर से एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा कोविड-19 के केसेस के बारे में और किस तरीके से आप लोगों को पूछे कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। इसी के साथ में अगर आप लोगों से पूछ ले, कई शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, इसके साथ में जैसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में आप लोगों से बात की। इसी के साथ में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले म्यूटेशन के बारे में आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा क्या है। और भी यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा रिजर्वेशन के बारे में, जो काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कई सारी तमाम बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी रिजर्वेशन के बारे में, जो कि इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है। बाई इलेक्शन के बारे में एक मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फेसबुक का नाम चेंज किया गया तो ये मेटावर्स क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में बताऊंगा। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है और क्यों अभी रिसेंटली इसको यूज किया जा रहा है। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट, ये मुझे खासकर पर्सनली बहुत प्यारा आर्टिकल लगा। अगर आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आप लोग किस तरीके से सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। ये आर्टिकल भी एक डीएम के ही द्वारा लिखा गया है और ये आसाम में, फिलहाल ये आर्टिकल जो डीएम के द्वारा यहां पर लिखा गया है, ये केस जो निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है कहां से, ये आ रहा है आसाम से, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल सकते हैं और ये बड़ी सिस्टम क्या होता है, यहाँ बड़ी सिस्टम का यूज किया गया इनके द्वारा। तो अगर आप लोग जानते हैं बड़ी सिस्टम क्या होता है तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर प्रीलिम्स के बेस पर न्यूज देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पद्म अवार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें किस किस कैटेगरी में पद्म अवार्ड कैसे कैसे दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली पद्म जो अवार्ड दिए गए तो उनको समझेंगे। इसी के साथ में जीका वायरस और क्या क्या बीमारी यहाँ पर फैलती है, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा वीडियो के एंड
एंड तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, चक्षु खुल जाएंगे आप लोगों के, इतना कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, बेसिकली कल पूछा था, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट के बारे में मैंने बात की थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये बेसिकली प्रस्तुत की जाता है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे से सही आंसर दिया गया और कई सारे तो डिटेल में भी आंसर दे देते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगता है अगर डिटेल में आप लोग आंसर लिखते हैं तो कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोग को जानने को मिल जाती है। तो मैंने बोला था डेली एक पर्सन का नाम लूंगा यहाँ पर, जो भी वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर बेसिकली आंसर देगा। तो आज जो यहाँ पर मैंने नाम उठाई है पूजा शर्मा का, ठीक है। काफी डिटेल में इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली बताए गए कि क्या क्या चीजें हैं, तो ये आप लोग देखते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करूं मैं आप लोगों से, सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड आप लोगों को करा देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे आंसर आप लोगों को यहाँ पर भी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग जाकर देखेगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। और आंसर राइटिंग में कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनका आंसर भी आप लोग बेसिकली देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और अपना भी आंसर लिखा कीजिए। तो 2 क्वेश्चन डेली में आप लोगों को पोस्ट करता हूं यहाँ पर, एक तो जो डिस्कशन करते हैं उससे, और एक पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। तो अगर स्टेट पीसीएस की भी आप लोग तैयारी करें तो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को ये पहुंचाने वाला है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ढंग से चीजों को देखा करो तो लंबे समय तक चीजों को एंजॉय कर पाओगे। आज का क्वेश्चन है, फिर कल इसका आंसर दूंगा। अटल इनोवेशन मिशन ये सेटअप किया गया अंडर, तो 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो इंप्लॉयमेंट है, नीति आयोग, या फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी बताइए। फिर ये इसका आंसर मैं आप लोग कल बताऊंगा और फिर से बताऊंगा डिटेल में सारी बातें, ठीक है। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। और वीडियो के एंड में जो न्यूज एनालिस्ट होगा वो भी आप लोग जरूर देखेगा। कोविड-19 के केसेस अभी यहाँ पर रिसेंटली घट रहे थे, फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए कुछ एरिया में, खासकर कुछ कंट्री के अंदर में। तो क्या हम लोग को उससे सीख लेनी चाहिए उसके बारे में है, तो कुछ बातें आप लोग से जो डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, जानेंगे। ये बेसिकली मेटावर्स क्या है इसके बारे में समझेंगे, फेसबुक के द्वारा अभी जो चेंज लाया गया है इसके बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल मैंने अभी बताया यहाँ पर, अभी आसाम के अंदर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट भी आप लोग लिखकर मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट संपूर्ण, ठीक है। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण अगर आप लोगों से पूछा जाए किससे लिंक्ड है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी रिसेंटली राहुल द्रविड़ को क्या किया गया, कोच बनाया गया इंडियन सीनियर क्रिकेट टीम का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है हम लोग हार गए यहाँ पर T20 जो बेसिकली मैच में यहाँ पर, खासकर जब पाकिस्तान से हारे तो वो वाली काफी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये सारे मैच T20 वर्ल्ड कप कहां पर चल रहा है, एक छोटी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये आप लोग देख लेना। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर यहाँ पर ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। साइड वाला आर्टिकल यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल है, काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। रिजर्वेशन के बारे में कई सारी बातें पूछ ली जाती हैं कई बार आप लोगों से, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों का नहीं होगा, तो अच्छे से आप लोग चीजों को लंबे समय तक यहाँ पर याद रख पाएंगे, ठीक है। और ये साइड वाला जो आर्टिकल मैंने बोला बाई इलेक्शन के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली अभी जो रिसेंटली यहाँ पर बात करें, तो कई सारे मुद्दे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग चीजों को एडवांस नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को हम लोग लेकर चल सकते हैं, यूएन में इसके बारे में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, किस तरीके से कई सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था जो भी आर्टिकल आप लोगों का बच जाता है वो बेसिकली संडे में हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से ना कि कई सारे डिटेल में आर्टिकल मुझे डिस्कस करने होते हैं, तो टेंशन मत लिया करो, जो आर्टिकल बच जाता है मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूं। और लास्ट संडे का अगर डिस्कशन आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि रीजन क्या रहता है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लोगों की नहीं छूटेगी, इतना ट्रस्ट आप लोग कर सकते हैं। बाकी अपना थोड़ा रिवीजन करते रहिए रेगुलरली, आप लोग दोनों वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो पूरा करंट अफेयर के साथ में बेसिक स्टेटस, बेसिक जो पोर्शन है वो भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है। ये बेसिकली कोविड-19 के बारे में डेटा पॉइंट है, इसके बारे में बात करूंगा। कोविड-19 के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो काफी दिनों पहले मैंने हालांकि आप लोगों से शेयर डेली किया करता था, अब मैं शेयर नहीं करता हूं, वो है इंफॉर्मेशन कि कोरोना वायरस के ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केसेस हैं आज की डेट में, ठीक है। और सबसे टॉप पर कौन चल रहा है आज की डेट में, सबसे टॉप पर चल रहा है यहाँ पर यूएसए, दूसरे नंबर पर है इंडिया, तीसरे नंबर पर है ब्राजील, चौथे नंबर पर है यूके और पांचवें नंबर पर है रशिया। सबसे ज्यादा जो कोविड-19 के केसेस की वजह से जो अगर पूछ ले कोई आप लोगों से डेथ जो है वो किस देश में हुई है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है यहाँ पर वो हुई है कहां पर, यूएसए के अंदर में, ठीक है। और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर ये नंबर ऑफ डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये है यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर पूछ ले कितने केसेस आए हैं तो देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ केस ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और बाकी के लगभग यहाँ पर 22 करोड़ लोग जो है इस तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा रिकवर कर चुके हैं। ये तो मैंने आप लोग को ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा बनाया, सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है। पर लेकिन अगर इंडिया के अंदर बात करूं तो अब तक का
टोटल मिलाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि 4,61,347 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बहुत बड़ा नंबर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जबकि यूएसए में हमसे डबल लगभग 7,75,729 लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 की वजह से। अभी रसिया जो है वहां पर काफी सारे लोगों की जान जा रही है। रिसेंटली कल जो है यहाँ पर 1,190 लोगों की जान गई, और रसिया में टोटल मिलाकर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 2,48,000 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरे नंबर पर हालांकि हाईएस्ट नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ब्राजील में यहां पर सबसे ज्यादा जान गई है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को अपना देश देखने को मिलेगा, और चौथे नंबर पर है रसिया। अगर अपने देश के अंदर थोड़ा सा आप लोग और डिटेल में जाएंगे तो कोरोना वायरस के जो टोटल केसेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिले और डेथ कहां है और रिकवर क्या है, तो ये सबसे ज्यादा केसेस आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो काफी ज्यादा केसेस है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें। इसी के साथ में यहाँ पर जो डेथ भी हुई है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगी, लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान गई महाराष्ट्र के अंदर अकेले की। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर कई सारे राज्य जैसे कि आप लोग देखते हैं केरला हो गया, इसी के साथ में कर्नाटक हो गया, यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, यहाँ भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से यहाँ पर 4,61,000 के करीब लोगों की डेथ हुई है इन सब मुद्दों के अंदर। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं यहाँ पर, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिसेंटली अभी कोरोना वायरस के केसेस के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर 80% कोरोना वायरस के जो केसेस थे उनको कोविड-19 की दवाई वैक्सीनेट उनको किया जा चुका था, यानी कि उनको दवाई पिलाई जा चुकी थी। फिर भी यहां पर अलग से वेरिएंट निकल कर आया जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट ने फिर से यहां पर महामारी फैला दी, और यहां पर कोविड-19 के केस में अभी अक्टूबर के बाद में यहां पर नवंबर में अगर जाएंगे 7 नवंबर की बात की जा रही है, आज मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं 9 नवंबर में, तो 2 दिन पहले तक यहां पर इतना हाई उछाल अभी कोविड-19 के केसेस में कोरोना वायरस के सिंगापुर में देखने को मिला। तो ये सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि क्या हम लोगों को अभी इसी तरीके से यहां पर एक तरीके से लापरवाही बरतनी चाहिए। तो इसके चलते याद रखिएगा जिस तरीके से साइक्लोन के नाम अलग अलग तरीके से यहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं, ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो, उसके द्वारा भी कोरोना वायरस के जो नाम है उनके अलग अलग दे दिए गए हैं। जैसे अल्फा जो है ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता था, कई बार आप लोगों ने सुना भी है, तो ये यूके से निकल कर आया। बीटा जो है यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका से निकल कर आया। गामा जो था ये ब्राजील से निकल कर आया। डेल्टा जो था ये इंडिया से निकल कर आया, जिसको यहाँ पर आप लोग B16172 भी बोलते थे। और इससे पहले आप लोग को देखने को मिला था यहाँ पर इसका नाम था कटप्पा नहीं कप्पा। ठीक है, तो याद रखना इसको B16171। तो ये इंडिया से निकल कर आया अप्रैल के महीने में और ये मई के महीने में। ये इसी तरीके से कई सारी कंट्री से और भी हैं, इनके बारे में याद आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग देखेंगे ये हो गया लोटा यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, एक यहाँ पर और भी है जिसका नाम है एप्सिलॉन, यहाँ पर ये भी यूनाइटेड स्टेट से आप लोग को देखने को मिलेगा। जीटा ब्राजील से, ईटा ये कई सारी कंट्री से है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, और थीटा है यहाँ पर फिलीपींस से। तो कई बार अगर क्वेश्चन आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ लेगी कौन से देश से कौन सा ये वायरस निकल के आया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो डेल्टा वायरस जो है वो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाला। अभी कहां पर ये डेल्टा वेरिएंट डाला, कहां पर बेसिकली सिंगापुर के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा ये न्यूज में आ गया है। देखिए नॉर्मली आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। अभी एक और यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में था जिसको म्यू वेरिएंट बोला गया। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेसिकली जब यहां पर चीजों को क्लासिफाइड किया गया तो एक अलग अलग वेरिएंट यहां पर निकल कर आए। तो जो व्यू वेरिएंट था यहां पर ये वेरिएंट जो निकल कर आया तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको कोविड-19 का वायरस आप लोग बोलते हैं। देखिए बीमारी का नाम है कोविड-19 और वायरस का नाम है SARS-CoV-2, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो वेरिएंट था B1621, तो इसका वेरिएंट था, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया। यहां पर जो MU जो म्यूटेशन यहां पर निकल कर आया जब इसके ऊपर स्टडी की गई। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम याद आप लोग को रखना है, इसको INSACOG बोलते हैं, यानी कि इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। तो ये बेसिकली वेरिएंट की स्टडी करती है और उसके बारे में बताती है कि कैसा कैसा वेरिएंट कहां पर देखने को मिल रहा है। तो कई सारी कंट्री में अलग अलग तरीके के वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिले। अभी यहां पर अगर बात करें तो अभी जो वेरिएंट था यहां पर स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल कर आया यहां पर ये बोला गया बेसिकली ईटा हो गया, लोटा हो गया, कप्पा हो गया और लैम्डा हो गया। तो ये म्यू जो म्यू वेरिएंट था यहां पर फर्स्ट टाइम कोलंबिया में देखने को मिला था जनवरी 2021 में, और भी कई सारे एरिया में देखने को मिला। और जो म्यू वेरिएंट था यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर साउथ अमेरिका और यूरोप में काफी बड़ा इंपैक्ट भी डालता हुआ यहां पर ये नजर आया। जब आप लोगों से कोई पूछ ले म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि अपना नेचर चेंज कर देना। प्रेजेंट मान लीजिए वायरस ऐसा है नेचर का, फिर आगे चलकर इसका वेरिएंट चेंज हो गया, इसके अंदर आरएनए में यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में चेंज हो गया, तो फिर इसका नेचर चेंज हो गया, एक नई स्ट्रेन बन गई। इसीलिए वायरस की जो कोई बीमारी होती है उसको दवाई बनाना, मेडिसिन बनाना काफी ज्यादा, वैक्सीन बनाना काफी ज्यादा टफ होता है। उसका रीजन यही है
क्योंकि वो अपना नेचर चेंज करता रहता है। आज आप लोगों ने दवाई बनाई ए नेचर के बारे में, कल ने उसका नेचर चेंज करके बी कर लिया, तो आप लोग अब बी नेचर के लिए दवाई बनाएंगे तो परसों अपना नेचर चेंज करके सी कर लेगा। इसलिए जो भी धरती पर वायरल बीमारी है उनकी मेडिसिन बनाना काफी ज्यादा टफ यहां पर हो जाता है, क्योंकि वो अपना रेगुलर नेचर चेंज कर लेते हैं, उनके जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें चेंज होता रहता है। इसीलिए यहां पर काफी हद तक जब वो अपने आप को कॉपी करते रहते हैं तो दवाई बनाना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो इतना आसान नहीं रहता है दवाई बनाना, इसी की वजह से यहां पर ये कंट्रोवर्सी में आ जाता है कि हाँ यार इसको कैसे टैकल किया जाए। एक इंपॉर्टेंट किताब आप लोग यहां पर याद रख लेना, कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में। बात की जा रही है इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो ये किताब अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो यहां पर बेसिकली परनेलाल के द्वारा ये किताब लिखी गई, जिसकी वजह से यहां पर वायरस से रिलेटेड यहां पर स्टडी की गई है। तो ये किताब जैसे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अगर वायरस के बारे में बात करें तो ऐसी किताबें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इंपैक्ट लिखने के लिए आ जाए कोरोना वायरस के, तो आप लोगों को पता ही है हर एक लेवल पर इंपैक्ट पड़ा, सोशियो इकोनॉमिक, गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डिजाइन, वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, ये एयर क्वालिटी, हर जगह आप लोगों को कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशियो में, इकोनॉमी में अगर आप लोग जाएंगे और अंदर थोड़ा सा सोशल इंपैक्ट में, तो महिलाओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, किन्नर के ऊपर या बुजुर्ग के ऊपर अलग अलग तरीके से आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन फिर से एक बार रिवाइज आप लोगों को करा देता हूं, क्वेश्चन बन जाए। जो भी लोगों की डेथ हुई कोरोना वायरस की वजह से, तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से पैसा यहां पर दिया गया, और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इससे निकाल कर लाया गया। 13 फाइनेंस कमीशन थे, उनके द्वारा बताया गया इसके बारे में कि ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, कि यहां पर एक तरीके से कोई डिजास्टर होता है इमीडिएटली यहां पर, तो उसको रिलीफ के लिए फंड आप लोगों को देना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो कैग है, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को, आर्टिकल 148 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फाइनेंस जो ये बेसिकली जो कमीशन होता है आर्टिकल 280 के तहत आता है, ठीक है। तो ये कई सारे आर्टिकल आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर क्या करते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं कि बताइए कहां से ये रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहां पर बेसिकली इसको देखती है, और ये ग्रांट इन एड की कैटेगरी में दिया जाता है। ग्रांट इन एड अगर आप लोगों से कोई पूछ लेते हैं इसके बारे में याद रखेगा, आर्टिकल 275 संविधान के अंदर ग्रांट इन एड के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 266 जो है वो कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 267 जो है यहां पर वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो ये इसलिए मैं बार बार रिपीटेडली आप लोगों को बताता रहता हूं, आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं एग्जाम में, आप लोगों को तुरंत इनके क्वेश्चन के आंसर अगर मिल जाएंगे तो आप लोग कई सारे बच्चों से अपने आप को आगे खड़े हो पाएंगे। तो इसलिए बार बार इनको रिपीट करते रहता हूं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए चीजें, कई बार तो भी रिसेंटली रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। 75% जो स्टेट डिजास्टर जो फंड है ये नॉर्मल स्टेट के लिए, और 95% जाएगा स्पेशल कैटेगरी के स्टेट। स्पेशल कैटेगरी में टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि याद रखना, ठीक है। सिक्किम तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ में ही काउंट कर लेते हैं, ओके। अभी यहाँ पर बात करें कोई इमीडिएटली यहाँ पर से फ्लड आ गया, सुनामी आप लोगों को देखने को मिल रही है, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड होगी, भूस्खलन, ठीक है। तो उस तरीके से 10% इमीडिएटली आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर वो ये कि ओवरव्यू होम मिनिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे जिसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन से थे, और लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली अभी कई सारे एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए। पहला पूछ लेते कि पहला जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, पहला फाइनेंस कमीशन कौन था। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं यार, इनके बारे में अगर याद रखोगे तो चीजें जो है एग्जाम में कंफ्यूजन में नहीं आओगे। जो नेक्स्ट ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये बेसिकली बात करेगा कोटा के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। देखिए नॉर्मली होता क्या है, किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना है, हम लोग वो रिजर्वेशन बेसिकली डिसाइड करते हैं पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर। आप लोग को याद होगा 2014 में जब कांग्रेस जो थी वो बेसिकली इलेक्शन से पहले जस्ट पहले उसने क्या किया, जाट कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया ओबीसी की कैटेगरी में। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हाहुल्ला देखने को मिला, पर लेकिन फिर जब ढंग से उसका एनालिसिस किया गया तो बोला गया कि जाट कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन के लिए बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर जाएंगे, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप लोग जाएंगे तो काफी सशक्त कम्युनिटी मानी जाती है, काफी लार्ज स्केल पर डोमिनेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी जॉब के अंदर भी। तो ये तर्क दिया गया यहाँ पर कि आप लोगों को अगर कोई रिजर्वेशन चाहिए तो पहले आप लोगों को एक प्रॉपर डेटा लेकर आना पड़ेगा कि हाँ ये बेसिकली रियलिटी में रिजर्वेशन के लायक कम्युनिटी है, वरना इस तरीके से ये क्या करते हैं, आप लोग इसको आरक्षण को बेसिकली मुद्दा बना ले रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल मुद्दा, कि अपना वोट बैंक बना रहे हैं लोगों के लिए, और ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा ही यहाँ पर एक कंडीशन अभी देखने को मिली रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु के अंदर जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका नाम था यहाँ पर विनायक कम्युनिटी, उसको रिजर्वेशन दे दिया जस्ट इलेक्शन से पहले। अब लेकिन अब यहाँ पर चेक किया गया तो यहाँ पर बेसिकली उस रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो उसकी वजह से ये आर्टिकल अभी निकल कर आ रहे हैं।
एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, टोटल मिलाकर रिजर्वेशन देखोगे तो 59.50% आप लोगों को रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन था वो नेक्स्ट रिजर्वेशन ऐड किया गया 10% का, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन ऐड किया गया। रिजर्वेशन का बेसिक फंडा क्या होता है, आखिर रिजर्वेशन क्या बोलता है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली इक्वलिटी जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं अगर सबको आप लोग इक्वल चीजें प्रोवाइड कराओ, तो इक्वलिटी कभी सोसाइटी को फायदा नहीं पहुंचाती। अगर सोसाइटी के सामने कोई बैरियर है तो इक्वलिटी यहां पर क्या करेगी, दिक्कत क्रिएट कर देगी। यहां पर एक तरीके देख सकते हैं कि इंसान की हाइट इतनी है और यहां पर इसको भी सेम स्टूल दिया हाइट का, यहां पर इसको भी सेम हाइट का स्टूल, यहां पर इसको भी सेम हाइट का स्टूल, तो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे, और इसको अगर ना भी देते स्टूल तो भी काम चल जाता अगर ये नीचे खड़ा होता। तो यहां पर इक्विलिटी नहीं, इक्विटी के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो इक्विलिटी न करके इक्विटी, तो रिजर्वेशन इक्विटी में ऐड हो जाता है कि उसको रिजर्वेशन दो जिसको यहां पर बेसिकली आप लोगों को चीजें दिखानी है। पर लेकिन अगर बात करें लिबरेशन के बारे में तो यहां से बैरियर ही हटा दो ना सामने से, तो फिर आप लोग किसी को रिजर्वेशन भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा था ये इसीलिए ऐड किया गया था ताकि सोसाइटी में इक्विटी देखने को मिले। पर लेकिन यहां पर अभी भी वो फंडा नहीं है जिस तरीके से इसको लेकर आगे चलना है। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन को किस किस लेवल पर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, आईआईटी, आईएमस या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 15 का, यहाँ पर पार्ट 4, 5, 6 ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप लोग को रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 बेसिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट बेस वो सब चीजों को लेकर। तो आर्टिकल 15 मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो एजुकेशन अगर इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 15 से निकल कर आता है अनुच्छेद 15। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग बात करें रिजर्वेशन के बारे में, जैसे आईएएस पीसीएस के एग्जाम भी आप लोग देते हैं, वहां पर रिजर्वेशन आप लोग को देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 4 और 6 जो इसके सबसेक्शन है वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर आप लोगों को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अगर आप लोगों को रिजर्वेशन चाहिए तो आर्टिकल 334 आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये तीन कैटेगरी में नॉर्मली आप लोगों को हमारी कंट्री में रिजर्वेशन मोटे मोटे तौर पर देखने को मिलते हैं। फिर इसके अंदर भी कई सारी कैटेगराइज चीजों को किया जाता है। बिफोर 2019 हमारी कंट्री में बेसिकली इकोनॉमिकली बेस पर हम लोग रिजर्वेशन नहीं देते थे, ठीक है। इकोनॉमी यानी कि अगर कोई गरीब इंसान है उसको रिजर्वेशन नहीं देते थे, हम लोग क्या देते थे, सोसाइटी के बेस पर और एजुकेशन के बेस पर, यानी कि सोसाइटी के बेस पर, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग कि कास्ट के बेस पर भी आप लोग रिजर्वेशन देते थे नॉर्मली, पर लेकिन इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन नहीं देते थे। पर संविधान में संशोधन किया गया, संशोधन नंबर 103। तो 103 जो संविधान में संशोधन किया गया 2019 में, हम लोगों ने नया सेक्शन ऐड कर दिया जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला गया और उसको रिजर्वेशन दे दिया गया। यहां पर कोई कास्ट का क्राइटेरिया नहीं है, गरीब तबका सोसाइटी का चाहे वो किसी भी रीजन से निकल कर आता है तो उसको यहां पर ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रखा गया। अच्छा क्वेश्चन बताइए, संविधान में संशोधन 101 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर बात करूं यहां पर इसी के साथ में रिजर्वेशन आप लोगों को क्या फायदा देता है, अपर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है आप लोगों को। मान लीजिए एज जो है ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। एडिशनल अटेम्प्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ओबीसी और जनरल कैटेगरी में अलग अलग, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स में भी आप लोगों को फायदा देखने को मिल जाता है। तो रिजर्वेशन यहाँ पर ये भी कई सारे फायदे आप लोगों को देता है। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो ये रिजर्वेशन का मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर रिजर्वेशन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है कि ओबीसी को हमारी कंट्री में रिजर्वेशन कब दिया गया। पहले एससी और एसटी को रिजर्वेशन था, पर लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया 27%। ये जो रिजर्वेशन निकल कर आया ये मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो मंडल कमीशन जो यहां पर लाया गया, तो पीवी नरसिम्हा जी की जो गवर्नमेंट थी उसके बाद में यहां पर ये बेसिकली ऐसी कंडीशन बन गई कि एक तरीके से ये इसके बाद में गवर्नमेंट ही नहीं आई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा। अच्छा एक कंफ्यूजन यहाँ पर कई बार हो जाता है कि मंडल कमीशन बनाया किसके द्वारा गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर मोरारजी देसाई जी के द्वारा यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया था 1979 में, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो आगे चलकर फिर जो इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो जो इंप्लीमेंट की गई, तो यहाँ पर ये वीपी सिंह जी के द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई, ठीक है। तो ये जो इंप्लीमेंट की गई उसी के बेस पर फिर रिजर्वेशन निकल कर आया 27%। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे चलकर क्रीमी लेयर ला दिया। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्यों लाया गया, क्योंकि एक ऐसा तबका सोसाइटी के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया भी था, जैसे कि यहाँ पर अभी बोला था ना कि यहाँ पर दोनों पेरेंट्स जो थे यहाँ पर वो क्या थे, वो गजेटेड पोस्ट पर थे। तो बोला यह गया कि फिर टीना डाबी और रिया डाबी को यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा बना यहाँ पर ये। तो बोला यह गया कि जो ऐसी सक्षम कम्युनिटी है रिजर्व कम्युनिटी के अंदर, उनको आप
आप लोग साइड में निकालिए, ताकि जो रिजर्व कम्युनिटी के अंदर उस कम्युनिटी को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दी जाए जो रियलिटी में रिजर्वेशन के लायक है। तो इसी के चलते कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई थी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिला। तो बोला यह गया कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ओबीसी में तो आप लोग इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, क्यों ना क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में एससी और एसटी के अंदर भी ये आप लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी मुद्दे को लेकर एक और अभी केस है, याद रखिएगा। अभी हमारी कंट्री में 1992 का जो जजमेंट था, इंदिरा साहनी केस का जो केस था, उसको रिव्यू करने के लिए बेसिकली बेंच बैठाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की जो बेंच थी उसके द्वारा बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इंदिरा साहनी का जो केस है उसको बेसिकली रिव्यू किया जाएगा, और यहां पर अगर ये केस को कोई मॉडिफाइड करेगा तो यहां पर 11 या फिर 13 जज की बेंच रहेगी। क्योंकि अगर देखिए यहां पर क्या होता है, अगर नॉर्मली कोई संविधान से रिलेटेड मैटर है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, मिनिमम 5 जज की बेंच होना वहां पर जरूरी है, ठीक है। 5 जज होने चाहिए उसके अंदर। और ये कौन डिसाइड करता है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, उनके हाथ में पावर होती है। आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड? आर्टिकल है 145। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, अगर कोई केस पहले सुना गया है और उस केस को बेसिकली 7 जज की बेंच ने सुना है और फिर से उसको रिव्यू करना है, तो अब यहां पर नेक्स्ट जो उस केस को कोई सुनेगा तो या तो 9 जज की बेंच होगी, या 11 की होगी, या फिर 13 की होगी। ऐसे यहां पर डिसीजन लेंगे, यानी कि उससे कम नहीं होगा जो पहले सुना गया, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो इसमें मुद्दा अभी क्या देख रहे हैं, एक तो यहां पर लार्ज कंपोजिशन जो है प्रीवियस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको लेकर बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से क्या क्या आप लोगों को बेसिकली चीजों को लेकर चलना चाहिए रिजर्वेशन, और क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर ओबीसी के साथ साथ में एससी और एसटी के लिए भी आप लोगों को लगाना चाहिए, तो इसको भी रिव्यू करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो 9 जज की बेंच थी, तो इंदिरा साहनी केस में तो 9 जज की बेंच ने सुना था केस, तो अभी या तो 11 जज की बेंच सुनेगी या फिर 13 जज की बेंच सुनेगी। अगर इस मुद्दे के ऊपर डिसीजन लेना है, इसको यहां पर इससे कम, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग 7 जज की बेंच या फिर 5 जज की बेंच इस केस को सुनेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहां पर ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल लिस्ट अगर आर्टिकल 341 या 342 के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन अभी यहां पर ये भी दिखा रहा है कि एक तरीके से बैकवर्ड जो नेस आप लोगों को अगेन जो देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से यहां पर जो रिजर्वेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। कोटा बेस्ड बेनिफिट किस तरीके के बेस पर आप लोग टॉप क्रीमी लेयर को कैसे निकालना है, ऐसे ही 5 जज की बेंच यहां पर आई। ये यहां पर जनरल सिंह केस के अंदर इनके द्वारा बोला गया कि एससी और एसटी को भी क्रीमी लेयर की कैटेगरी में लेकर आओ। तो ये सारे मुद्दे अभी रिव्यू की कैटेगरी में पड़े हुए हैं, इनको रिव्यू करेगा अभी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में डिसीजन यहां पर निकल कर आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इंदिरा साहनी केस और इन सब के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था, बेसिकली इंपॉर्टेंट केस था। इसने बोला कि 50% रिजर्वेशन के बारे में बात की गई, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की थी, इसलिए तो 50% कास्ट बेस बोला गया था। इसीलिए यहां पर अभी जो नया अभी आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया ना, यहां पर ये 10% ऐड कर दिया। तो यहां पर अभी अरुण जेटली साहब के द्वारा ये बोला गया था कि भाई साहब हम लोग कास्ट बेस बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और इंदिरा साहनी केस ने क्या बोला है, उसने बोला था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं देना है। तो इसीलिए रिजर्वेशन इंदिरा साहनी केस ने जो क्राइटेरिया रखा था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना है, वो कास्ट के ऊपर क्राइटेरिया दिया था। और इन्होंने यहां पर चालाकी खेली, तो उसमें क्या किया, 10% और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दिया। कास्ट यहां पर वर्ड यूज ही नहीं किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे दिया, तो इसलिए यह 50% से ऊपर रिजर्वेशन पहुंच गया। यही मुद्दा था यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर ये इसको बचा कर ले गए, ठीक है। तो यानी कि लूप होल कई बार यूज कर लिया जाता है। वैसे तो ये बोला जाता है कि रिजर्वेशन आप लोगों को हटा देना चाहिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो इतने लंबे समय से रिजर्वेशन ले रही है उसको फायदा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी लेकर आना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में अगर डिबेट करने बैठ जाएंगे कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, क्या क्रीमी लेयर में एससी एसटी को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो इन पे कई दिनों तक आप लोग बहस करते रहोगे पर रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। तो इसलिए अपने आप खुद से कोई क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको लेकर अभी यहां पर ये आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसी के चलते अभी 50% को क्रॉस कर गया रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि अरुण जेटली साहब के द्वारा जब ये बिल प्रस्तुत किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि कास्ट के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई साहब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा था। अभी जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं वो किस लिए है, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा अभी ये बोला गया कि जो कम्युनिटी जो यहाँ पर विनायकुला जो यहाँ पर क्षत्रिय कम्युनिटी है ये बेसिकली, तो इसके बारे में तमिलनाडु के अंदर ये बोला गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि 10.5% जो रिजर्वेशन आप लोगों ने इनको प्रोवाइड करा है 20% रिजर्वेशन के अंदर, तो ये सही नहीं है। देखिए तमिलनाडु में बहुत पुराना एक फंडा है, अगर आप लोग थोड़ा समझेंगे इसको, कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोटा विद इन कोटा। कोटा विद इन कोटा मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन जब दे रखा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को 20%, तो उसके अंदर से कम्युनिटी और निकाल के लेकर आ गए, उसको अलग से 10.5% रिजर्वेशन दे दिया, ये बोलकर कि ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास है विद इन द बैकवर्ड क्लास।
तो ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पर 1989 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया और अब ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और खासकर ये ऐसे डिसीजन हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, वोट बैंक के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो अभी यहां पर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि जब आप लोगों ने ये डिसीजन पास किया उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 संविधान के अंदर ये पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में थी। इस तरीके से कम्युनिटी को कोई स्पेशल कैटेगरी में रिजर्वेशन देना ये आप लोगों के हाथ में थी ही नहीं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया वो आप लोगों के दायरे में था ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के दायरे में ये जो मुद्दा आया वो आया 105वां संविधान में संशोधन किया गया। उस टाइम पर यहाँ पर स्टेट असेंबली को पावर दी गई है इसमें संशोधन करके, पर लेकिन आप लोगों ने जब ये रिजर्वेशन दिया ये उस टाइम पर दिया जब आप लोगों के हाथ में पावर ही नहीं थी। तो एक तो इसलिए यहाँ पर इसको बता दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बोला गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव कोटे के अंदर। तो इसके चलते जो क्वांटिफाइबल जो डेटा है, यानी कि जो भी आप लोग यहाँ पर डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ यार ये कम्युनिटी काफी बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो सही तरीके से नहीं है। आप लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, एक तरीके से कास्ट बेसिस पर आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये संविधान भी अलग तरीके से आप लोग इंप्लीमेंट करें, संविधान को आप लोग हनन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी बात यहां पर बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया रिजर्वेशन किसी को देना है तो क्वांटिफाइबल डेटा लेकर आओ तभी किसी को रिजर्वेशन देना है। तो इसी के चलते बैकवर्डनेस अगर सोसाइटी से आप लोगों को मिटानी है तो एक क्रेडिबल डेटा होना चाहिए, यानी कि ये पावर ज्यादा है कम्युनिटी की, ये आप लोगों को वोट ज्यादा देगी तो इसको रिजर्वेशन दे देते हैं। तो इनसे थोड़ा ऊपर उठकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आया। ठीक है, तो आई होप कि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना, फिर से आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिया जाएगा आगे जब भी कोई इसके ऊपर कोई आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी यहां पर हमारी कंट्री में इलेक्शन हुए, बेसिकली बाईपोल जिनको बोला जाता है। बाईपोल में क्या हुआ, कई सारे राज्य में अलग अलग इलेक्शन के रिजल्ट निकल कर आए। तो यहां पर जो ये आर्टिकल है फोकस कर रहा है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में आज के में जो पावर में है वो है बीजेपी बेसिकली। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि बीजेपी पावर में होते हुए भी कर्नाटक में हार गई। ठीक है, तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा हो गया। कर्नाटक केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र और गोवा के बीच में टच करता हुआ आप लोगों को रंजा जाता है एक राज्य है। सबसे पहले तो ये याद रखिए बाई इलेक्शन जो हमारी कंट्री में बोले जाते हैं, हमारी कंट्री में बेसिकली बाई पोल बोले जाते हैं, कई जगह इनको बाई इलेक्शन बोलते हैं और स्पेशल इलेक्शन बोला जाता है इनको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और फिलीपीन के अंदर में। अभी यहां पर अगर बात करें क्यों होते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन अगर पाया जाए तो उस टाइम पर आप लोग यहां पर ये बाई इलेक्शन देखने को मिलते हैं। सिंगल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक सीट को फिल करने के लिए या फिर अलग अलग एरिया में सीट को फिल करने के लिए ये एक तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तभी भी बाई इलेक्शन हो जाते हैं अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अगर 2 सीट से इलेक्शन लड़ता है, जैसे मोदी जी के द्वारा इलेक्शन लड़े गए थे और एक सीट खाली कर देता है, तो वो भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी होल्ड नहीं कर सकता है एक बंदा एक टाइम पर, तो इसलिए इसको एक सीट छोड़नी पड़ती है। और आर्टिकल 101 जो है यहां पर, तो ये इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को पावर देता है। ठीक है, कि एक सीट आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी, तो इसके चलते रिजिग्नेशन देना पड़ता है। तो ये भी यहां पर एक खाली सीट हो जाती है। इलेक्शन किसके तहत कंडक्ट कराया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है यहां पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, अगर जो जनरल इलेक्शन है वो अभी 1 साल के अंदर अंदर होने वाले हैं तो फिर बाई इलेक्शन से पोस्ट फिल नहीं की जाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये कि इलेक्शन होने ही वाले हैं। नॉर्मली विद इन 6 मंथ यहां पर कराया जाता है, पर लेकिन अगर इलेक्शन 1 साल के अंदर हो तो नहीं कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहां पर सेंटर और यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगे कि अभी ऐसा माहौल नहीं है, डिफिकल्ट होगा इलेक्शन कराना, तो भी यहां पर इसको इलेक्शन को नहीं कराया जाएगा। तो ये मुद्दे हैं यहां पर। ठीक है, तो बताया आर्टिकल में ही जा रहा है कि कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिला कि यहां पर बेसिकली 3 लोकसभा की सीट और 29 ये स्टेट की सीट आप लोगों को देखने को मिली अलग अलग राज्य में, टोटल 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी के अंदर में। तो कहीं पर बीजेपी हार गई, कहीं पर बीजेपी जीत गई। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बेसिकली इनका है कर्नाटक को लेकर। ठीक है, तो कर्नाटक में बेसिकली बीजेपी को काफी सेटबैक देखने को मिला। तो यहां पर इसी के चलते यहां पर जो होम डिस्ट्रिक्ट थे चीफ मिनिस्टर जो यहां पर विश्वराज बोमई का, तो उसके चलते यहां पर इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट ऐसा मुद्दा नहीं है, बस बेसिकली मुझे जो बताना था इस आर्टिकल में वो आप लोगों को यहां पर ये बताना था कि क्यों होते हैं बाई इलेक्शन, किसके थ्रू बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। एक ये आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो अलग इंपैक्ट पड़ेगा। और क्या है बाई इलेक्शन, कहां कहां पर क्या बाई इलेक्शन हमारे ही देश में होते हैं, कहीं और भी होते हैं। तो ये मुद्दा था जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली बातें थी। अब नेक्स्ट जो मुद्दा मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ये है बेसिकली मेटा। अभी फेसबुक का नाम जो है उसको चेंज कर मेटा, ये मेटावर्स क्या है पहले आप लोग ये समझिए। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ऑनलाइन आप लोग कई सारे गेम खेलते हैं, कोई पबजी खेला था, कभी कोई कुछ खेला था, उसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि रियलिटी में आप लोग गेम नहीं खेल रहे होते हैं, पर लेकिन आप लोगों की एनर्जी जो होती है वो रियलिटी वाली होती है। तो उसी रियलिटी को और ज्यादा रियल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसी के चलते यहां पर यह मुद्दा लेकर आया गया जिसको बोला गया मेटावर्स।
तो मेटावर्स जो है एक ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को एक घर बनाना है, ठीक है, आप लोग कोई जब घर बनाने बैठेंगे तो घर को प्रॉपर तरीके से आप लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर ये बेडरूम होगा, यहाँ पर ये किचन होगी, यहाँ पर ये वॉशरूम होगा, यहाँ पर ये डाइनिंग हॉल होगा या फिर कोई और एरिया, और यहाँ पर ये थोड़ा खाली एरिया होगा एक तरीके से गाड़ी वगैरह खड़ा करने का, कुछ ऐसा आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। एक रूम के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर कहीं पर टीवी रखा होगा, कहीं पर आप लोग की बुक्स वगैरह रखी होगी, कहीं पर बेड होगा, कहीं पर टेबल चेयर होगा। तो इस तरीके से पूरा रूम डिसाइड करेंगे। किचन के अंदर पूरा अगर मॉड्यूलर किचन है तो उसको अलग से आप लोग पूरा पैटर्न में लेकर आएंगे। तो पूरा एक घर को डिजाइन करने के लिए कोई एक एरिया की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को डिफरेंट डायमेंशन की, डिफरेंट चीजों की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, तब जाकर पूरा घर आप लोग तैयार करोगे। तो अगर सोचिए पूरा का पूरा घर आप लोग को वर्चुअली देखना है, यानी कि रियलिटी में ये घर नहीं है, वर्चुअली ये घर आप लोग को बनाना है। कोई आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग पूरा वर्चुअली एक ऐसा घर तैयार कीजिए जो कि अवेलेबल हो, जैसे सपनों में नहीं होता पूरी सपनों का महल आप लोग तैयार कर देते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके का एक सपनों का महल आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग सारे काम वर्चुअली करोगे, पर लगेगा ऐसा जैसे कि रियली कर रहे हो। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग महाराष्ट्र के अंदर बैठे हो, गुजरात के अंदर बैठे हो, ठीक है, कहीं पर भी अगर मैं आप लोग को पढ़ाना चाहूं तो आप लोग को ये लगेगा उस वर्चुअल वर्ल्ड में कि मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने बैठा हूं, ठीक है। हालांकि अभी भी आप लोग को ऐसा ही लगता है पर लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लोग एक फिजिकल क्लास में प्रेजेंट है। तो एजुकेशन सिस्टम में भी एक नया रिवॉल्यूशन लाने का काम करेगा यहाँ पर ये मेटावर्स। तो इसी के ऊपर स्टडी की जा रही है, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं होगा या एक कंपनी का काम नहीं होगा, इसमें काफी लार्ज स्केल पर हर एक डायमेंशन को आप लोगों को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। तो जो फेसबुक कंपनी थी उसका फेसबुक जब हम लोग नाम लेते हैं तो इसका मतलब होता है सोशल मीडिया साइट, ठीक है, पर लेकिन फेसबुक अपने आप को एक ज्यादा बड़े वाइड एरिया में देख रहा है, तो इसलिए उसने अपना नाम चेंज करके बेसिकली मेटा किया। इसका बेसिक पर्पज ये था कि मैं ओनली यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि सोशल मीडिया नहीं ओनली, ठीक है, मैं और भी डायमेंशन में काम करता हूं, तो अपने नाम का एरिया बड़ा कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि इस तरीके से यहां पर एक बड़ा व्यू लेकर चलने की बात इनके द्वारा की जा रही है, ना कि एक माइक्रो व्यू लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसमें इनके द्वारा 50 मिलियन के करीब यहां पर बेसिकली अभी इसमें खर्च करने की बात की जा रही है, और यहां पर पार्टनर भी किया जा रहा है अलग अलग एरिया के साथ में, ताकि अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार किया जा सके जहां पर आप लोग घर पर बैठे बैठे भी अपने आंखों पर देखिए होता क्या है, वर्चुअल रियलिटी को यूज किया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी में आप लोग आंखों के ऊपर कोई ऐसा बक्सा सा लगा लेते हैं, एक बॉक्स सा, और यहां पर जब बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में तो आप लोग यहां पर मोबाइल फोन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके 3D का बेसिकली यूज किया जाता है, डिजिटल इमेज का यूज करके रियल वर्ल्ड में यहां पर एक मीनिंगफुल इंटरेक्टिव सेशन तैयार किया जाता है। तो दोनों ही तरीके से दोनों को ही कंबाइन करके एक नया वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसको यहां पर बोला गया है मेटावर्स। तो यहां पर एक प्रोग्राम है जिसको याद रखिएगा, XR प्रोग्राम। XR प्रोग्राम क्या है, किसका प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। तो फेसबुक के द्वारा अनाउंस किया गया था XR प्रोग्राम, रिसर्च फंड बेसिकली, जिसमें 50 मिलियन इनके द्वारा देने की बात की जा रही है। इस प्रोग्राम को ये इंप्लीमेंट करेंगे रिसर्च करने के लिए, बेसिकली कैसे मेटावर्स का एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। और इसमें फेसबुक जो है यहाँ पर कोलैबोरेट करेगा इंडस्ट्री पार्टनर के साथ में, सिविल राइट्स के साथ में, नॉन प्रॉफिट जो पार्टनर है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, सबके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड तैयार कर देना जहां पर किसी के साथ में मिले तो आप लोग पार्टी करने जा रहे हैं, आप लोग घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग मूवी देखने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग वर्चुअली ऑनलाइन करोगे। तो ये सारी चीजें अगर वर्चुअली ऑनलाइन करनी है तो फिजिकल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो सारी चीजें वर्चुअली आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी तो फिलहाल आप लोग गेम देखते हैं, तो पूरी दुनिया ही आप लोगों को वर्चुअल बनानी पड़ेगी, तो वर्चुअली उसको रेगुलेट करने का भी कंसर्न रहेगा, क्योंकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी वाला मुद्दा आता है। अभी हम लोग आधार कार्ड का डेटा तो सेव कर नहीं पा रहे हैं, आगे सोचिए सारी चीजें जब ऑनलाइन हो जाएंगी तो कैसे इसको सेव कर पाएंगे। तो फेसबुक या फिर मेटा के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि वो कमिटेड है यहाँ पर, काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये तैयार करने वाले हैं। बेसिकली आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपनी डालनी पड़ेगी, किस तरीके से क्या क्या हाइट, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें, तो उसके बेस पर आप लोगों को यहाँ सारी चीजें मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार करने की बात की जा रही है। तो कई बार तो ये बोला जा रहा है आज की डेट में आप लोग देखिए बच्चे ऑनलाइन लगे रहते हैं, कितना लंबा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो मेटावर्स जो है यहाँ पर ऑनलाइन एक्सपीरियंस को आप लोगों का इंप्रूव करेगा और ज्यादा, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर जो भी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बिग डेटा को यूज कर आज के डेट में आप लोगों के सामने एक इंटरेक्शन रखा जाएगा, जिसको आप लोग लार्ज स्केल पर यूज कर सकते हैं। पर लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सारी चीजें वर्चुअली ही होगी, वर्चुअली आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वर्चुअली आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। पर लेकिन ये सारी चीजें फिजिकली आप लोग उनको टच नहीं कर पाओगे, ये वर्चुअली आप लोग को फील होगा। किससे मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई इंसान जो तमिलनाडु में बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उससे मिल लोगे गले वर्चुअली, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली आप लोग देखते हैं ना एक तरीके से
आज के में आप लोग से गेम खेलते हैं तो वो आप लोग उनको बेसिकली लड़ाते रहते हैं, आपस में गाड़ियां चलाते रहते हैं, तो वो सारी वर्चुअली करते हैं। तो यहाँ पर खुद आप लोग उस वर्चुअल रियल वर्ल्ड में, उस वर्चुअली आप लोग उस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के तरीके से फील करेंगे और खुद आप लोग उस दुनिया में प्रेजेंट होंगे अपनी एक वर्चुअल इमेज के साथ में। समझ में नहीं आया तो समझने के लिए एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूं। एक मूवी रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखी होगी, उस मूवी में एक पर्टिकुलर पर्सन जो रहता है उसका वर्चुअल एक वो तैयार किया जाता है, ठीक है, एक वर्चुअल मम्मी टाइप का उसका तैयार किया जाता है और मूवी का नाम है अवतार। तो अवतार मूवी में क्या रहता है, उनका एक वर्चुअल एक तैयार किया जाता है जो कि वहां पर भेजा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं रियलिटी में वो कहीं और रहता है एक बॉक्स के अंदर पर, लेकिन वर्चुअल जिंदगी में वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। तो वो वाली चीजें आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों को पूरा मैंने टॉपिक बताया जो कि यहां पर क्या है ये बेसिकली सिस्टम, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं यहां पर प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना है, ये एक तरीका बड़ी सिस्टम है। बड़ी सिस्टम मतलब मान लीजिए मेरी हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है और आप लोगों की हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं आप लोगों को बोलूं, और आप लोग मेरे मोहल्ले में भी रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूं यार चलो साथ में जिम में एक्सरसाइज करते हैं एक साथ में, ठीक है। क्या डाइट आप लोग लेते हैं आप लोग मुझे बताना, मैं भी वो डाइट यूज करूंगा और मैं भी अपने आप को फिट करने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे और एक दूसरे को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी सिस्टम में क्या रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया बेसिकली प्रोजेक्ट संपूर्ण के तहत आसाम के अंदर में। तो आसाम के अंदर में जो यहाँ पर लक्ष्मी प्रिया है जो कि डीएम है, इनके द्वारा यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है यहाँ पर एक आसाम के अंदर में डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट यूज किया गया। तो इनका जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो कोविड-19 के टाइम पर मिली जुली प्रोजेक्ट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसी के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने यहाँ पर अभी ये सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें बोला गया इंपावर, एक तरीके से इंपावर्ड मदर हेल्दी चिल्ड्रन। इनके मदर को इंपावर किया जाएगा और हेल्दी चिल्ड्रन रहेगा, इनके मदर की हेल्प से बच्चों को एक तरीके से हेल्दी रखने की कोशिश की जाएगी। तो इसके चलते यहां पर जो मदर है वो हेल्दी रहेगी। तो इसी के चलते क्या किया गया, एक मदर जो हेल्दी है इसके उसका एक बच्चा भी है, सेम आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर में आइडेंटिफाई किया जाएगा और पेयर बनाया जाएगा एक टारगेटेड मदर के साथ में, यानी कि बड़ी मदर तैयार किया जाएगा कि एक ऐसी मदर जो कि ऑलरेडी हेल्दी है और उसका बच्चा भी हेल्दी है, उसके साथ में तैयार किया जाएगा एक ऐसी मदर को जो कि यहां पर अपने बच्चों को हेल्दी बनाएगी। तो उनका सिस्टम, उनका पेयर तैयार किया गया और इसके चलते 2416 बेसिकली जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चे थे उसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी शानदार रिजल्ट निकाल कर लेकर आया, लोकल एरिया में काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन पैट्रियार्कल सिस्टम जो है थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डालता है क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी में ये दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आंसर राइटिंग आप लोग लिखना चाहते हैं तो अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो ये लाइन आप लोग मेंशन कर सकते हैं। बोला गया है लेट फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड, यानी कि अगर हम लोग फूड को मेडिसिन की तरीके से यूज कर दें और मेडिसिन को फूड की तरीके से यूज करें एक तरीके से, यानी कहने का मतलब है कि हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन का काम करेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि मेडिसिन फूड से निकाल के लेकर आ रहे हैं, फूड को मेडिसिन की तरीके से यूज करें। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो एक बैलेंस डाइट के तरीके से यहां पर बातें कर रहे हैं। तो ये जो इन कॉन्सेप्ट यहां पर दिया गया था, एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनका नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस इनका नाम था, फादर ऑफ मेडिसिन के तरीके से इनको देखा जाता है। तो उन्हीं का एक समअप है यहां पर बेसिकली प्रोजेक्ट संपूर्ण। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण आसाम का जो यहां पर बेंगई गांव एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, उसमें इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो हिपोक्रेट्स जो हिपोक्रेटस जो थे यहां पर, इनको हिपोक्रेटस ऑफ कोएस या फिर इनको हिपोक्रेटस सेकंड का नाम दिया गया। तो ग्रीक के एक फिजिशियन थे जिनके द्वारा यहां पर ये सारी बातें बताई गई कि फूड को ही अगर बैलेंस डाइट के तरीके से यूज करें तो काफी कुछ रिजल्ट आप लोग निकाल कर लेकर आ सकते हैं। तो इसके चलते आर्टिकल में कई सारी बातें बोली गई है कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है कि जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो चीजें आप लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं को ढंग से प्रोवाइड कराना है, ठीक है। यानी कि जो खाना खा रहे हैं उसी को ढंग से खाना है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं, जो खाना आप लोग खाते हैं ना, अगर उस खाने को आप लोग अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, जब उस खाने के अंदर लार आप लोगों की मिल जाएगी, उसको आप लोग निगलेंगे तो आधे से ज्यादा खाना तो वही आप लोगों की बॉडी में लग जाएगा। तो फूड को प्रॉपर वे में चबा कर खाना और उसको निगलना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। इसको बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बस मुंह में लिया और अटक गए, तो वो काफी ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के दिन में, तो ये बेसिकली बात करते हैं भुखमरी को मिटाना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर भुखमरी को मिटाने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बेसिकली बात की जाती है तीसरे और चौथे में। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इंप्लीमेंट करने की जब बात करते हैं तो उसमें भी इस मुद्दे को यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है।
तो यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई। और इसी के चलते जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी, जिसका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा फूड समिट जब हुई सितंबर के महीने में, उनके द्वारा बोला गया कि उनके द्वारा भी यहां पर बोला गया नीड टू हैव ए फूड सिस्टम। ठीक है, एक सोशल प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है अगर फूड सिक्योरिटी रहे, अगर इंसान को खाना भी 2 वक्त का टाइम पर सही खाना मिल जा रहा है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालकर वो जाएगा। यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भी जब यहां पर स्टार्ट किया गया कुपोषण मुक्त भारत यानी कि मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, ये प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट किया गया और इसको एक्सटेंड किया गया बेसिकली पोषण अभियान, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन बेसिकली हम लोगों ने मिशन बोला था। आप लोगों को ये बताना है पोषण माह जो है हम लोग वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, मंथ भी हम लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा मंथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। ये उन्हें कहते हैं कि एक तरीके ये मैं सोच रहा था, मैंने इसको डाला तो है पीपीटी में, पोषण माह हो गया सितंबर का महीना, आप लोग याद रख लेना इसको। ठीक है, तो यहां पर इनके द्वारा डिसाइड किया गया 2416 बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया। तो देखने को मिला स्टंटेड थे, वेस्टेड थे, अंडर नरिशमेंट थे, अंडरवेट थे, और यहां पर मदर जो थी वो एनीमिक शिकार थी। तो जब यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है, याद रखिएगा एक नॉर्मल बच्चा जो होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, हाइट वेट और एज के हिसाब से सारी चीजें नॉर्मल चल रही हो। एक वेस्टेड बच्चा क्या देखने को मिलेगा, वो वेस्टेड बच्चा वो रहता है जिसका लो वेट रहता है हाइट के हिसाब से, यानी कि हाइट तो ठीक है और एज भी ठीक है पर लेकिन वेट जो है वो काफी लो रह गया है। काफी सारे लोग जो है इसका शिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उनको थोड़ा सा अपना वेट बढ़ा लेना चाहिए 1-2 किलो। ठीक है, आगे बात करते हैं तो स्टंटेड के बारे में बात करेंगे। तो लो हाइट रहेगी एज के हिसाब से तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितनी एज है उसके हिसाब से हाइट कम रहेगी। ठीक है, कई बार कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पर लेकिन ये ऐसे नहीं देखना, जेनेटिक मुद्दे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस जगह पर यहां पर लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग में हाइट कम रहेगी वो कुपोषण का शिकार होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अंडरवेट तो आप लोग जानते हैं कि लो वेट रह गया एज के हिसाब से, तो ये सारे कुपोषण के शिकार यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते यहां पर एक प्रोजेक्ट सौभाग्य भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि महिलाओं की जो डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चे की जो डेथ हो जाती है उसके बारे में बात की जाती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट याद रखिएगा, ये 1 लाख महिला अगर बच्चों को जन्म देती है तो कितनी महिलाओं की जान चली जाती है उससे निकाला जाता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में याद रखिएगा 1000 बच्चे अगर जन्म होते हैं उनमें से कितने की डेथ हो जाती है उस पे इसको निकाला जाता है। तो महिलाओं के लिए 1 लाख और बच्चों के लिए 1000। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर बात करें रियल टाइम डेटा के बारे में तो बात की जा रही है कि यहाँ पर एक तरीके से जो आप आज की डेट में सीट इकट्ठी इनके द्वारा तैयार की गई रियल टाइम डेटा, कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसके बेस पर प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया गया कोई, और उसको टिल द एंड जब तक डिलीवरी नहीं होगी उसके ऊपर ध्यान दिया गया। तो इनके द्वारा यहां पर जो बेसिकली रिजल्ट आया निकलकर, तो 16 में से ओनली 3 पर आगे यहां पर मैटरनिटी डेथ और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी इनके द्वारा 130 से घटाकर 63 कर दी। तो ये होता है एक डीएम जब अपना दिमाग लगाकर ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो प्रोजेक्ट संपूर्ण जो है उससे प्रिवेंट किया एटलीस्ट 1200 के करीब जो यहां पर बच्चे उनको मेलन्यूट्रिशन का शिकार होने से बचाया। तो यानी से 1200 के बच्चे अब सोचिए आगे चलकर एक किस लेवल पर काम कर सकते हैं देश के अंदर में। तो नेशनल न्यूट्रिशन जो मिशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। ये यहां पर बेसिकली बोला गया अब यहां पर एक इनोवेशन कैटेगरी है। ये चीफ मिनिस्टर आसाम के जिनका नाम हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा भी एक स्पेशल एनकरेजिंग मैसेज लिखा गया जिसको ये भी रिलीज भी करेंगे। और ये मॉडल ऐसा है कि हर एक लेवल पर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक बड़ी सिस्टम के तौर पर। तो ये अच्छा सिस्टम है अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े। तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सिस्टम काफी अच्छा लगा, एक ऐसे इंसान को साथ में लेकर चलना जो कि एक उस लेवल पर नहीं है और फिर भी आप लोग उसको अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है नाना पाटेकर का डायलॉग नहीं है, तो वाली चीजें। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोग फोकस करेंगे प्रीलिम्स न्यूज के ऊपर। सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है वो है पद्म अवार्ड के बारे में। अभी यहां पर अरुण जेटली जी को, इसी के साथ में जो यहां पर जॉर्ज फर्नांडिस थे, यहां पर सुषमा स्वराज जी थी, यहां पर फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे मॉरिशस के, याद रखिएगा उनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध जोनाथ। ठीक है, तो यहां पर ये इनको भी यहां पर अभी रिसेंटली क्या किया गया, पद्म विभूषण दिया गया पोस्टुमसली, यानी कि डेथ यानी कि मरणोपरांत। तो ये 4 पद्म विभूषण आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी के तो देखिए अगर बात करूं मैं यहां पर टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए, 16 पद्म भूषण दिए गए और 122 पद्म श्री अवार्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों को बैडमिंटन की जो खिलाड़ी हैं उनके नाम भी हैं यहां पर। ठीक है, मैरी कॉम का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। अगर पद्म विभूषण की कैटेगरी में आप लोग बात करें, कई सारी पर्सनैलिटी है यहां पर। ठीक है, तो इसके चलते ये बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। पर लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है
कि पद्म विभूषण इस तरीके का होता है, पद्म भूषण ऐसा होता है और पद्म श्री ये होता है, ये बेसिकली जो अवार्ड दिया जाता है। अगर बात करूं इसके बारे में, पद्म अवार्ड के बारे में, तो ये बेसिकली एनुअली ये जो अवार्ड है, एनुअली जो बेसिकली रिपब्लिक डे के दिन यहां पर 26 जनवरी को ये एनुअली अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अनाउंस किया जाता है नॉर्मली। अभी रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा है आप लोगों को, अभी 2020 का भी यहां पर रुका हुआ था, ठीक है। तो यहां पर 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया। ऑब्जेक्टिव ये था कि अलग अलग फील्ड में कोई क्या क्या रोल प्ले कर रहा है पब्लिक सर्विस के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दे। पद्म विभूषण में एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। पद्म भूषण के अंदर में डिस्टिंग्विश सर्विस हायर ऑर्डर की, और पद्म श्री में डिस्टिंग्विश सर्विस, यानी कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो कि डिफरेंट हो और सही अलग तरीके का हो, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हायरार्की में सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। अगर सिविल कैटेगरी में आप लोग बात करें तो सबसे ऊपर आ जाता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख लेना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और भारत रत्न, ठीक है, ये याद रखेगा। चलिए, आर्मी में हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है और इनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग बताइए। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, देखता हूं किस किस को याद है। आर्मी में अगर जाना चाहते हैं तो फिर जरूर याद रखेगा। अवार्ड जो होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, कि सोशल वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, साइंस, इंजीनियरिंग, ये ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, स्पोर्ट, यहाँ पर सिविल सर्विस, यानी कि अगर आप लोग सिविल सर्वेंट भी है, एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट के फील्ड में, तो आप लोग को यहाँ पर ये अवार्ड मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल पर्सन को मिल सकते हैं, कोई रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या सेक्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। सिलेक्शन कमेटी कौन रहती है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसे, तो हर साल प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करती है किसको ये अवार्ड देना है, और प्रेसिडेंट अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रपोज किया गया कि लखीमपुर खीरी वाला जो केस था, कई किसानों की डेथ हो गई थी यहाँ पर एक नेता की गाड़ी के नीचे आकर, तो एक्स जज को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस दिया जा रहा है, क्योंकि वहां से कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। सीबीआई नोट इन्वेस्टिगेटिंग राफेल, ठीक है। तो राफेल की जो यहाँ पर बेसिकली बात की गई थी, यहाँ पर किकबैक जो क्लेम किया गया था कि पर्टिकुलर एक मिडिल मैन को 7.5 मिलियन यूरो दिया गया है। यूरो याद रखना, ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। तो 19 ऐसी कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरो यूज करती है, तो इतना यूरो यहां पर पैसा दिया गया, जिसके चलते काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी और इसको बार बार यूज किया जाता, कंट्रोवर्सी का मुद्दा बनाकर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। दूसरा, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चेन्नई के अंदर बाढ़ है, तो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट से जो बारिश होती है, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए तमिलनाडु के अंदर एक डिफरेंट वेजिटेशन भी रहती है, तो यहां से मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर 48% के करीब लगभग 50% यहाँ पे बारिश होती है, और तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, ये कोस्टल आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में केरला, इंटीरियर कर्नाटका, मेहे और लक्षद्वीप, ये वो एरिया है जहां पर ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है ये बारिश करके जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग का बन जाता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट मानसून जो पावर डेफिसिट काफी ज्यादा देखने को मिला, तो पावर के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखना, हमारी कंट्री में अगर बात करें तो दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाले हमारा देश है चाइना और यूएसए के बाद में, ठीक है। और कंज्यूम करने वाले में तो हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं आफ्टर चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर 7 से ज्यादा पॉपुलेशन है। प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर, यानी कि बिजली बनाने में तीसरे नंबर पर, और बिजली को कंज्यूम करने में, खाने में दूसरे नंबर पर। एफडीआई 100% है बिजली के अंदर में, ऑटोमेटिक रूट से आप लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर रखा गया है बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल रहती है एनर्जी के बारे में कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली मुद्दे हैं, बाकी कई सारे और भी मुद्दे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, तो सौभाग्य स्कीम है, यहाँ पर ये याद रखेगा, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए रूरल और अर्बन दोनों एरिया में बात कर रही है। यहाँ पर अभी इसका नाम भी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम भी यहां पर दिया गया इस आर्टिकल में। और दीनदयाल उपाध्याय ये ज्योति योजना के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ये ग्राम ज्योति योजना क्या है, तो 2 स्कीम भी मैंने आप लोगों की करा दी। यहाँ पर ये बेसिकली बात करिए प्रोवाइड करना सेपरेट फीडर, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, यानी कि घरों के लिए जो बिजली यूज हो जाती है और खेतों में जो बिजली यूज हो जाती है उनको अलग अलग कर देना, तो ये यहाँ पर बताता है। स्ट्रेंथन करना डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसको ढंग से स्ट्रेंथन करना। एक GARV है, इसको बोलते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, तो ये याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई बार आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं आप लोग इसको।
तो ये यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके बारे में देखेगा। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस यहाँ पर है, उदय बोलते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल टर्नओवर कैसा है डिस्कॉम का, उसके बारे में बात करते हैं। 4 इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये भी एक मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बिजली के बारे में कुछ अब आप लोगों से पूछ ले, अगर लिखने के लिए भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बात करूंगा यहाँ पर बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मुद्दा है। अभी यहाँ पर क्या किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर जो है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर श्रीनगर जो है उसको क्रिएटिव सिटी के अंदर यूनेस्को के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, यानी कि कल्चर के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो यूनेस्को है क्या, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिसाइड करते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते काफी ज्यादा फायदा होता है, फंड मिलने लगता है पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो यहाँ पर अभी क्राफ्ट एंड फोक यानी कि लोकल आर्ट की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर को रिकॉग्नाइज कराया गया है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में मुद्दा, याद रखेगा। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे देश में कितनी है, तो टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखेगा, दुनिया में हम लोग 6ठे नंबर पर आते हैं नंबर ऑफ साइट में, क्योंकि 40 हमारे पास में साइट हो गई है, जिसमें 32 तो है कल्चर की कैटेगरी में, 7 है नेचुरल की कैटेगरी में, और एक है मिक्स्ड जो कल्चर और नेचुरल है। जो मिक्स्ड वाली है उसका नाम आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो मिक्स वाले का नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन यहां पर नाम बताता है। अभी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा, एक क्या 2 आप लोग को याद रखने हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काकतिया जो रुद्रेश्वर टेंपल है, ठीक है, तो याद रखिएगा तेलंगाना के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको रामप्पा टेंपल के नाम से भी जानते हैं। एक तो इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, वरना पहले कितनी थी, 38 थी, तो 39 था रामप्पा टेंपल या फिर काकतिया रुद्रेश्वर टेंपल, इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर याद रखिएगा, धोलावीरा जो सिटी है, हड़प्पा जो सिटी है, ठीक है, तो उसको यहां पर जो कि गुजरात के अंदर आती है, ये यहां पर अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, और पहली सिटी थी जिसको यहां पर ये बनाया गया बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया के अंदर। तो इसलिए भी ये न्यूज में है, तो क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया, ठीक है। आगे चलता हूं। अभी यहां पर क्या हो रहा है, डेंगू के कई सारे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखते हैं कि कई सारे जब डेंगू के केस निकल कर आते हैं तो होता क्या है, बेसिकली यहां पर कई बार ये मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो डेंगू फीवर जो है यहां पर, इसके चलते अगर आप लोग बात करें तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाता है कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो डेंगू ये वायरस है जिसका नाम है जेनेसिस फैलाविरस, ठीक है, तो फैलू वायरस, तो इससे यहां पर निकलता है, और एंडीज जो एजिप्टी जो मच्छर है उसके काटने से होता है। जो मॉस्किटो यहां पर ये ट्रांसमिट करता है, वही मॉस्किटो यहां पर चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस ट्रांसमिट करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। यानी कि एक ही इंसान जो है, एक ही मच्छर जो है वो इतने सारे लोगों को लपेट लेता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर इसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू अगर माने तो डेंगू जो है काफी खतरनाक बीमारी है। 39 करोड़ के करीब डेंगू वायरस के केस पर ईयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी सारे लोगों की दिक्कतें देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात जो है आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो खासकर अपना ध्यान रखिएगा, पानी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है। अभी बात करें तो तमिलनाडु के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, और केरला के अंदर झड़प चल रही है। तो ये झड़प चल रही है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। तो मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पर है, और यहाँ पर मुल्ला और पेरियार रिवर का कॉन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पर ये केरला के अंदर है, पर लेकिन तमिलनाडु इस डैम को कंट्रोल करता है। तमिलनाडु चाहता है कि 142 पानी का लेवल बढ़ जाए, और यहाँ पर केरला चाहता है कि 137 रहे। हालांकि 139 तक यहाँ पर चीजें पहुंच जाती हैं, पर लेकिन झड़प रहती है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है केरला के अंदर कई सारे एरिया में बाढ़ आने के चांसेस हो जाते हैं। जीका वायरस के बारे में बात की जा रही है। तो जीका वायरस बेसिकली जीका वायरस डिजीज आप लोग बोलते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों से कि मच्छर जनित बीमारी है, एंडीज एजिप्टी जो वायरस है उसी की वजह से फैलती हुई आप लोगों को नजर आती है। सबसे पहले जीका वायरस जो था फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था कहां पर, युगांडा के अंदर। युगांडा के अंदर 1947 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि काफी पुरानी बात है। ये आज का मैप बेस्ड क्वेश्चन युगांडा है, आप लोग जाकर युगांडा को मैप में देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा, ये होती है जिसको माइक्रोसेफेली बीमारी बोलते हैं। होता क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ये मच्छर काट ले तो एक टिपिकल जो साइज है सर का वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि नॉर्मली एक सर का साइज ऐसा है, अगर माइक्रोसेफेली है तो सर का साइज घट जाएगा। अगर ये और ज्यादा खतरनाक बीमारी है तो बच्चे के सर का साइज और ज्यादा घट जाएगा। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ये जीका वायरस की वजह से बीमारी होती है, जो कि काफी खतरनाक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे अगर बात करूं यहां पर, तो बेसिकली बात की जा रही है मुगल गार्डन के बारे में। तो मुगल गार्डन कहां पर है, श्रीनगर के अंदर है। काफी प्यारा गार्डन है, कभी टाइम मिले तो घूमकर जरूर आना। जन्नत धरती पर ही देखने को आप लोगों को मिल जाएगी, ओके।
यहां पर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान की रिलेटेड यहां पर बातें करेंगे रीजनल लेवल पर। तो देखते हैं यहां पर पाकिस्तान, चाइना और न्यू दिल्ली जो यहां पर बेसिकली पाकिस्तान और चाइना डिक्लाइन कर दिया न्यू दिल्ली का जो इनिशिएटिव है मीट करने का, क्योंकि वो अलग ही मुद्दे पर लेकर चल रहे हैं, इंडिया को इंक्लूड करना ही नहीं चाहते हैं। आगे अगर बात करें यहां पर इंडिया जो है वो चाइना से आगे निकल गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब इंसान जो है जो बैंकिंग सिस्टम के साथ में अपनी लोकल जनता को ज्यादा कनेक्ट कर दे, तो उसके चलते हम लोग फाइनेंस इंक्लूजन में जो है वो बेसिकली चाइना से भी आगे निकल गए हैं। ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में है। एक और ये यहां पर छोटी सी न्यूज है जो कि दुखद भरी घटना आप लोग बोल सकते हैं। एक टर्म आप लोग याद रखेंगे, यहां पर इसको बोलते हैं फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड क्या होता है, इसको बोलते हैं भातृघात, यानी कि एक तरीके से भाई के द्वारा भाई की जान ले लेना। ठीक है, तो फैट्रिसाइड इसको बोलते हैं। अभी हुआ क्या, सीआरपीएफ के 4 जवानों की बेसिकली डेथ हो गई यहां पर, उसके ही एक कलीग के द्वारा उनकी जान ले ली गई। ठीक है, तो यहां पर यह माना जाता है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कई बार देखने को मिलता है, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं। तो डायरेक्टर जनरल कौन है आज के डेट में, यहां पर इसके ये है कुलदीप सिंह। तो उनके द्वारा बोला गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और ये छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में यहां पर यह दुर्घटना देखने को मिली। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो क्या क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग में, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। बाकी ये मैंने अभी आप लोगों को न्यूज बताई, इसी के चलते जो क्वेश्चन का आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप लोग को देना है। ओवरव्यू लिया यहाँ पर, क्या क्या है किताब के बारे में बात की, ये क्या क्या वेरिएंट और क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, केस कितने आ चुके हैं और क्या क्या यहाँ पर चीजें, और ये म्यूटेशन क्या होता है वो जाना। इसी के साथ में ये भी मैंने आप लोगों को बताया सस्टेनेबल स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, कई सारे मुद्दे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए डिटेल में। क्वेश्चन पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, उसको जाकर जरूर देखना। ठीक है, उसका आंसर जरूर देना। ठीक है, इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या है यहाँ पर मिक्स्ड बैग और क्या होता है बेसिकली बाई इलेक्शन, तो उसके बारे में डिस्कस किया। मेटा वायरस ये क्या होता है, मेटावर्स और इनके सारे में सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की। ठीक है, प्रोजेक्ट संपूर्ण क्या है, बड़ी सिस्टम क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया गया और क्या क्या फायदा हुआ, वो सारा हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को ये बेसिकली जो न्यूज एनालिसिस में काफी सारी बातें डिस्कस की। ठीक है, इसी के साथ में क्या बारिश और क्या यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मुद्दा था, जो पद्म अवार्ड के बारे में मुद्दा था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मुद्दा था, इसी के साथ में जीका वायरस के बारे में मुद्दा था, और ये सब चीजें हम लोगों ने जानी। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और ये क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए हैं, इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना है। ठीक है, इसको पॉज कर एक बार देख लेना आप लोग। तो यहां पर अफ्रीकन कंट्री 54 है बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और आंसर राइटिंग के लिए फेसबुक या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और सॉरी यार, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है